हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने सीएनएस की यूनिट नंबर 5, जो कि हमारी लास्ट यूनिट होगी। हम इस वीडियो में अपने यूनिट 5 को कंप्लीट देखेंगे विद 3 ईयर पीवाईक्यूज क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने आईपी सिक्योरिटी, एसएसएल सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स एंड काफी मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा आईपी सिक्योरिटी। आईपी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पढ़ने से पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कि आईपी सिक्योरिटी है क्या। आईपी फुल फॉर्म क्या है आईपी की? इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, यानी कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये लेकिन किसको प्रोवाइड कर रहा है अब मैं आपको बताती हूँ। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर और रिसीवर आपस में क्या करें? कम्युनिकेशन करें या कोई भी डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। उन डेटा पैकेट को हम किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वहां हमारा कॉन्सेप्ट आता है आईपी सिक्योरिटी। और वो नेटवर्क कैसा होना चाहिए? हमारा आईपी नेटवर्क के अंदर अगर आप कोई भी सेंडर रिसीवर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई भी डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, उस डेटा को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग द आईपी सिक्योरिटी। ठीक है, अब लिखा हुआ क्या? आईपी सिक्योरिटी रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन रूल्स और प्रोटोकॉल्स यूज टू स्टैब्लिश सिक्योर नेटवर्क कम्युनिकेशन। आईपी सिक्योरिटी क्या है? कलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन रूल्स है। मतलब काफी सारे रूल्स को एक साथ हमने एक साथ रख दिया और उन रूल्स का यूज कर हम क्या करते हैं? अपनी कम्युनिकेशन को सिक्योर करते हैं। सिक्योर यानी कोई भी अनऑथराइज यूजर हमारी कम्युनिकेशन या हमारे डेटा पैकेट्स को एक्सेस नहीं कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द कॉमन स्टैंडर्ड दैट कंट्रोल हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस द इंटरनेट। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक बहुत कॉमन स्टैंडर्ड है जो काफी यूज होता है। कहाँ यूज होता है? जब आप ओवर द इंटरनेट आप एक जगह से दूसरी जगह आप क्या करते हैं? डेटा पैकेट्स को या डेटा को ट्रांसफर करते हैं, तो वहां हम यूज करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का। आई होप आपको क्लियर होगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी क्या होता है। अब वाई आईपी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट? अब आपको इंपॉर्टेंस तो इसकी पता चल गई होगी। इंपॉर्टेंस क्या है? कि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी हम डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करते हैं, उनको सिक्योर करता है, तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है। तो वही इसके अंदर लिखा हुआ है, आईपी सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज it help keep your data safe and secure when you send it over the internet or any network। आप over the internet या over the network आप सेंडर से रिसीवर तक डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको सिक्योर कौन करता है? हमारा आईपी सिक्योरिटी। अगर आप आईपी सिक्योरिटी का यूज नहीं करेंगे तो अटैकर जो है बहुत इजीली आपके डेटा को मॉडिफाई कर सकता है, आपके डेटा में चेंजेस कर सकता है या आपके डेटा को लॉस कर सकता है। तो आईपी सिक्योरिटी की हेल्प से हम अपने डेटा को सेव कर पाते हैं। ठीक है, ओवर द इंटरनेट और नेटवर्क। आई होप आपको क्लियर होगा कि आईपी सिक्योरिटी क्या है एंड आईपी सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब सब बात आती है हमारी आईपी सिक्योरिटी नेटवर्क, ओ सॉरी आईपी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर यानी हम इसमें क्या क्या चीजें यूज करते हैं या ये इसकी वर्किंग प्रोसेस हमारा है क्या। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ भी है। यहाँ से आपको इसमें हम कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, उन प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आ जाता है या आपसे सिंपली इसका आर्किटेक्चर पूछ लेता है। तो आईपी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है क्या? आईपी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर यूजेस ट्रू प्रोटोकॉल टू सिक्योर द ट्रैफिक एंड डेटा फ्लो। आईपी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर दो प्रोटोकॉल का यूज करता है। दो प्रोटोकॉल का यूज क्यों करता है? जो भी हमारा डेटा फ्लो होगा उसको सिक्योर करने के लिए और जो भी हमारे नेटवर्क पे ट्रैफिक होगा उसको सिक्योर करने के लिए हम दो प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं आईपी सिक्योरिटी के अंदर। अब वो दो प्रोटोकॉल है क्या? एक प्रोटोकॉल है हमारा ईएसपी, दूसरा है हमारा एएच। ईएसपी स्टैंड फॉर एनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड एंड एएच फॉर ऑथेंटिकेशन हेडर। ये दो प्रोटोकॉल हम आईपी सिक्योरिटी के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि दो प्रोटोकॉल हमारे प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी। अब हम बोल रहे थे कि हम ओवर द नेटवर्क हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हमारा जो डेटा वो लॉस नहीं होगा या कोई भी अटैकर अटैक नहीं कर पाएगा। तो उसके पीछे का रीजन जो लॉजिक है वो है क्या? कि हम इसमें दो प्रोटोकॉल्स का यूज कर रहे हैं जो इस चीज को सबको मेंटेन कर रहा है। अब जो हमारी सबसे पहली बात आती है, हमें क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं। तीन चीजें सबसे पहले हमारी होती है, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। कि जो भी हमारा डेटा पैकेट्स हम ट्रांसफर करें वो ऑथेंटिकेट यूजर के पास जाए। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी हम सेंडर और रिसीवर के बीच में ही डेटा ट्रांसफर हो। इंटीग्रिटी, ये तीनों चीजें हमारी इसके अंदर होनी चाहिए। तो हम बोलते हैं कि हमारा जो ट्रांसफर हो रहा है डेटा वो क्या सिक्योरली हो रहा है। तो ये हमारे तीन मेन पर्पस होते हैं। क्या होता है? ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। CIA जो हम पढ़ते हैं ना, CIA, वही कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन।
ठीक है, इसका यही मेन पर्पस होता है। अब हम इसके अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो हमारे इस आर्किटेक्चर में हमने बोला दो प्रोटोकॉल आते हैं, ESP एंड AH। ESP एनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड, AH यानी ऑथेंटिकेशन हेडर। ये हमारे दो प्रोटोकॉल हैं। अब हमारा मेन पर्पस था क्या, CIA यानी कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी एंड अवेलेबल ऑथेंटिकेशन। ये हमें प्रोवाइड कराने अपने ओवर द नेटवर्क जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करा रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ जो हमारा AH प्रोटोकॉल है, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ये हमारा हमें प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन। ऑथराइज यूजर के पास हमारा डेटा पहुंचे, वो किसकी हेल्प से पहुंचता है, AH प्रोटोकॉल की हेल्प से। अब ESP प्रोटोकॉल क्या प्रोवाइड कराता है, ESP प्रोटोकॉल हमें कॉन्फिडेंशियलिटी एज वेल एज इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराता है ओवर द नेटवर्क। ठीक है, अब ESP प्रोटोकॉल के अंदर हम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। अब इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स हमने काफी सारी पढ़ी है, हमने AES पढ़ा है, DES पढ़ा है, ट्रिपल DES होता है, प्ले फेयर एल्गोरिथम से काफी सारी हमने एल्गोरिथम्स पढ़ी। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ जो भी हमारा डेटा होता है हम उसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो हमारा अटैकर है वो रीडेबल फॉर्म यानी उसे अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा अटैकर उस पर अटैक नहीं कर पाए। तो ये पार्ट होता है हमारा ESP का। अगर हम वही बात करें AH प्रोटोकॉल के अंदर, तो AH प्रोटोकॉल हमारा क्या करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। ये कुछ ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम्स का यूज करके हमें क्या प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है कि हम ऑथराइज यूजर को पहचान पाए कि हमारा जो यूजर है वो हमारा ऑथराइज यूजर है। अगर हम DOI की बात करें तो DOI होता है हमारा डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन। यहाँ आप आगे पढ़ेंगे तो डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम्स में जो भी हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स जो भी होते हैं वो हमारे DOI में ही होते हैं। DOI में और क्या होता है, हम जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए की यूज कर रहे हैं, की जो सारी डॉक्यूमेंटेशन है, की से रिलेटेड हमारा डेटा, की का साइज, जो भी चीजें हैं वो हमारे किसके अंदर आती हैं, डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर यानी DOI के अंदर ये सब चीजें आती हैं और ये बहुत मेन रोल प्ले करता है हमारा DOI। फिर अब नेक्स्ट क्या है हमारा की मैनेजमेंट। एज द नेम सजेस्ट यानी की को मैनेज करना, यानी की से रिलेटेड जो भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, की का साइज है, की से रिलेटेड जो भी हमारा डेटा है उसको कौन मैनेज करता है, हमारा की मैनेजमेंट। आई होप यह आर्किटेक्चर आपको ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया इसका क्लियर होगा कि ये जो हम ESP प्रोटोकॉल, AH प्रोटोकॉल ये सब हैं क्या। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम इसके डिटेल्स में जाते हैं कि ये है क्या। अब आर्किटेक्चर के अंदर क्या आता है, आर्किटेक्चर और IP सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कवर द जनरल कॉन्सेप्ट। इसके अंदर कुछ जनरल कॉन्सेप्ट आते हैं, क्या आते हैं, डेफिनेशन, प्रोटोकॉल एल्गोरिथम, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, IP सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। इन सबको अगर हम कंबाइन कर दे तो हमारा क्या बनता है, IP सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ठीक है, जो हमने आर्किटेक्चर पढ़ा वो हमने इन सब चीजों को एक जगह कंबाइन कर हम ये चीज पढ़ेंगे। अब हमने सबसे पहले हमारा क्या आता है, ESP प्रोटोकॉल। अब ESP प्रोटोकॉल है क्या, मैंने आपको बताया कि हमारा दो प्रोटोकॉल है, AH प्रोटोकॉल एंड ESP प्रोटोकॉल। तो ESP प्रोटोकॉल हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी एज वेल एज इंटीग्रिटी के लिए यूज करते हैं। तो वही इसमें लिखा हुआ है, ESP स्टैंड फॉर एनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड प्रोवाइड द कॉन्फिडेंशियलिटी सर्विस। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ से आपका 1A2 2023-24 में क्वेश्चन आया हुआ था कि ESP प्रोटोकॉल जो पेलोड है यानी जो उसका पैकेट फॉर्मेट है आपको वो एक्सप्लेन करना है। तो ये जो हमारा वर्किंग है ये किस तरीके से होती है, तो ESP प्रोटोकॉल का हम सबसे पहले इसका पैकेट फॉर्मेट देखेंगे। ये आपसे 10 नंबर में पूछा गया था। तो इसमें ये सबसे पहले होता है, ये हमारा 32 बिट का होता है, 0 से 31 यानी 32 बिट का ये हमारा पूरा पैकेट फॉर्मेट जो होता है 32 बिट का होता है। अब इसमें काफी सारी फील्ड आती है। पहली आती है SPI यानी सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, फिर सीक्वेंस नंबर, फिर पेलोड एंड ऑथेंटिकेशन डेटा, ये होता है हमारा ऑप्शनल। अगर हम ESP प्रोटोकॉल की बात करें तो ESP प्रोटोकॉल हमारा प्रोटोकॉल दो वर्जन में होता है। इसके दो वर्जन है, ESP प्रोटोकॉल विद ऑथेंटिकेशन एंड ESP प्रोटोकॉल विदाउट ऑथेंटिकेशन। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करेंगे। आप ऑथेंटिकेशन विद ऑथेंटिकेशन वर्जन यूज करना चाहते हैं, विदाउट ऑथेंटिकेशन। तो इसमें जो ये ऑथेंटिकेशन फील्ड है ये हमारी ऑप्शनल है। अगर आप ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं तो ये है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये नहीं है। ठीक है, इसका आपको समझ आए कि ऑप्शनल क्यों है। अब इसमें सबसे पहले आता है हमारा सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स हमारा क्या करता है, जो भी हमारी सिक्योरिटी एसोसिएशन होती हैं, काफी सारी सिक्योरिटी एसोसिएशन होती है, उनमें से आइडेंटिफाई करता है सिक्योरिटी एसोसिएशन को।
क्या करता है, ये हमारी जो सिक्योरिटी एसोसिएशन है उनको आइडेंटिफाई करता है। और जब आप सेंडर से रिसीवर हमारा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके बीच में हमारा एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है हमारा सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, जिसकी वजह से हमारा सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या बन जाता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, ये काम होता है हमारा सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स का। अब बात करें हम सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर क्या होता है, जो भी आप डेटा पैकेट सेंडर से रिसीवर डेटा पैकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो वो एक हर डेटा पैकेट को क्या प्रोवाइड करता है, यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है, ताकि जब वो सेंडर के पास पहुंचे तो सेंडर उसको एक सीक्वेंस में अरेंज कर सके। वो होता है हमारा सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर जो उसकी वो होता है, वो जीरो से जो इसका नंबर होता है 0 से 2 की पावर 32 तक इसका रेंज होता है। जो इसकी रेंज होती है वो इतनी होती है सीक्वेंस नंबर की। अब सीक्वेंस नंबर आपको समझ आया। और ये क्या करता है, सीक्वेंस नंबर एक और काम करता है, जो भी हमारा रिप्ले अटैक हो रहा है, यानी बार बार जो भी अटैक हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करता है सीक्वेंस नंबर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि सीक्वेंस नंबर हमारा है क्या। अब पेलोड डेटा क्या होता है, जो भी हमारा एक्चुअल डेटा होता है, यानी जो भी हमने इनक्रिप्टेड डेटा है ना हमारा। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ईएसपी प्रोटोकॉल में आपको पता है इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स का यूज कर रहे हैं। तो जो भी हमारा इनक्रिप्टेड डेटा है वो हमारा किस में आता है, पेलोड डेटा में हमारा क्या आता है, इनक्रिप्टेड डेटा आता है। ठीक है, अब इसमें काफी सारी फील्ड आती हैं, पैडिंग लेंथ एंड नेक्स्ट हेडर। अब ये क्या होता है, पैडिंग क्या होती है बेसिकली। अब आप इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स का यूज कर रहे हैं। अब एक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम थोड़ी है, काफी सारी इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है। तो आप किसी भी एक स्पेसिफिक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स का यूज कर रहे हैं तो वहां एक कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि आपका जो भी डेटा है वो आपका 32 बिट का होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल के लिया कि वहां वो कंडीशन है जब जो भी आप एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम का यूज करें कि आप डेटा 32 बिट का ही हो। लेकिन जो आपके पास एक्चुअल डेटा है वो हमारा कितना है, 29 बिट का है। तो आपको कितनी बिट चाहिए, कितनी बिट एक्स्ट्रा चाहिए, 2 बिट एक्स्ट्रा चाहिए टू बिकम 32 बिट। क्योंकि आप 32 बिट का जब होगा तभी आप एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स का यूज कर पाएंगे। तो 29 से 32 बिट करने में आपको जो 2 बिट लगी, इसको हम बोलते हैं पैडिंग। ठीक है, कि एक्स्ट्रा बिट को ऐड करना वो होता है हमारा पैडिंग। जो हमारे ये ना पैडिंग, इसका वर्क होता है ये। अब पैडिंग लेंथ, नेक्स्ट है हमारा पैडिंग लेंथ। पैडिंग लेंथ क्या होता है, आपने कितने बिट ऐड करी इसके अंदर, जो आपने उसे एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स के लिए कितनी बिट ऐड करी, वो होती है हमारी पैडिंग लेंथ। नेक्स्ट हेडर क्या होता है, नेक्स्ट हेडर आपका मैं आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट हेडर हमारा क्या होता है, तब भी आप एनक्रिप्शन करते हैं तो वहां आपका एक हेडर जनरेट होता है, हेडर से कंबाइन होता है कि जब भी आप लाइक वन सेंडर से रिसीवर जब भी आप भेजेंगे डेटा को, तो एनक्रिप्ट करने के टाइम हमारा जो एक हेडर हम इसमें ऐड करते हैं, तो वो होता है हमारा नेक्स्ट हेडर। यानी ये हमें ये बताता है कि हमारा नेक्स्ट हेडर कौन सा है। सिंपली आप इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, नेक्स्ट हेडर हमारा ये बताता है कि हमारा नेक्स्ट हेडर कौन सा है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन डेटा आपको पता है ऑप्शनल है, इसमें हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, बेस्ड ऑन आर वर्जन, कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। आई होप ये पूरा आपको क्लियर होगा कि हमारा ईएसपी प्रोटोकॉल का क्या है, या इसमें जो जो पैरामीटर्स हैं वो क्या वर्किंग है। अब हम इन एक एक पैरामीटर्स को डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया, उसमें यही सब लिखा है। जैसे सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स में क्या लिखा है, दिस पैरामीटर इज यूज बाय सिक्योरिटी एसोसिएशन। ये कौन यूज करता है, सिक्योरिटी एसोसिएशन यूज करता है। इट इज यूज टू गिव अ यूनिक नंबर टू द कनेक्शन बिल्ड बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। जो मैंने आपको बताया कि जब आप क्लाइंट और सर्वर के बीच में ये क्या प्रोवाइड करता है, यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश होता है। सीक्वेंस नंबर मैंने आपको क्या बताया, सीक्वेंस नंबर क्या करता है, हमारे हर डेटा पैकेट को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है। वही इसके अंदर है, यूनिक सीक्वेंस नंबर आर एलोकेटेड टू एवरी पैकेट सो दैट ओनली द रिसीवर साइड पैकेट कैन बी अरेंज प्रॉपर्ली। ताकि जो भी हम डेटा पैकेट रिसीवर के पास पहुंचाएं तो वो उनको अरेंज कर सके, सही वे में अरेंज कर सके। पेलोड क्या होता है, पेलोड हमारा एक्चुअल डेटा होता है। वही इसमें लिखा हुआ है, पेलोड मीन्स एक्चुअल डेटा और एक्चुअल मैसेज, यानी इनक्रिप्टेड डेटा जहां हम स्टोर करते हैं उस फील्ड को हम बोलते हैं पेलोड। पैडिंग क्या होता है, जहां हम एक्स्ट्रा बिट को ऐड करते हैं, वो होती है हमारी पैडिंग। अब नेक्स्ट हेडर क्या होता है, नेक्स्ट हेडर मीन्स द नेक्स्ट पेलोड ऑफ नेक्स्ट एक्चुअल डेटा। ठीक है, पेलोड नेक्स्ट हेडर का मीन्स क्या है कि जो भी हमारा नेक्स्ट डेटा है उसका हमें क्या बताता है, पेलोड बताता है, यानी उसका एड्रेस बताता है कि नेक्स्ट हमारा ये डेटा है, वो उसको बोलते हैं नेक्स्ट हेडर। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये हमारे किस तरीके से इसकी टोटल वर्किंग होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा था एएच प्रोटोकॉल। एएच प्रोटोकॉल यानी ऑथेंटिकेशन हेडर। ये हमारा क्या प्रोवाइड करता है, ये हमारा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है।
ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी, सॉरी वो मैंने उसमें बताया था कि आपको मैंने आपको बताया था ना कि ईएसपी हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी भी प्रोवाइड करता है, तो वो हमारा इंटीग्रिटी जो है हमारा एएच प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोटोकॉल प्रोवाइड द ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी सर्विस। एएच प्रोटोकॉल हमें ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी सर्विस को प्रोवाइड कराता है। अब इसका भी इसका भी जो डायग्राम है वो इस तरीके से सेम है। अब आप इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पहले से ही पता है। आपको सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स पता है कि सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स क्या होता है, सीक्वेंस नंबर पता है, ऑथेंटिकेशन डेटा पता है आपको, और आपको क्या पता है, ये पेलोड लेंथ भी पता है। अब इसमें दो चीज़ें नहीं आई है, नेक्स्ट हेडर एंड रिजर्व्ड। अब नेक्स्ट हेडर क्या होता है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इन पेलोड डेटा फील्ड। पेलोड डेटा फील्ड में किस टाइप का डेटा है वो कौन बताता है, हमारा नेक्स्ट हेडर। क्या बताता है कि पेलोड डेटा में किस टाइप का डेटा है वो हमारा बताता है नेक्स्ट हेडर। पेलोड लेंथ आपको पता है कि पैडिंग के टाइम हमने कितने बिट का यूज किया, दैट इज कॉल्ड पेलोड लेंथ। रिजर्व्ड क्या है, रिजर्व्ड हमारी क्या है, रिजर्व्ड हमारी फ्यूचर यूज के लिए, कि फ्यूचर में फर्दर हमें जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमने कुछ बिट रिजर्व्ड कर दिए फॉर द फ्यूचर यूज। ठीक है, समझ आ गया आपका। नेक्स्ट हेडर, नेक्स्ट हेडर वहां पे भी जो मैंने आपको नेक्स्ट हेडर बताया ना, वहां पे भी सेम ही वर्क करता है। नेक्स्ट हेडर का ये भी वर्क होता है कि हमारा जो पेलोड डेटा में पेलोड में जो हमारा डेटा है वो किस टाइप का डेटा है वो हमें ये बताता है। आई होप आपको क्लियर होगा। दोनों प्रोटोकॉल ईएसपी एंड एएच ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम रहते ही रहते हैं, दोनों में से एक प्रोटोकॉल आता ही आता है। अब डीओआई मैंने आपको बता दिया था, डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो हमारा क्या करता है, आइडेंटिफायर होता है, जो हमारे ये बताता है कि हमारा जो भी दोनों प्रोटोकॉल के आइडेंटिफायर्स हैं वो अपने पास रखता है, की से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी डेटा है वो अपने पास रखता है। इसमें यही लिखा हुआ है, DOI इज द आइडेंटिफायर दैट सपोर्ट बोथ AH एंड ESP प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। की मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट क्या है, की को मैनेज करना। की मैनेजमेंट कंटेन द डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब हाउ द की आर एक्सचेंज बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। की मैनेजमेंट हमारा क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि सेंडर और रिसीवर में जब आप की को एक्सचेंज करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें की को किस तरीके से एक्सचेंज करना है ताकि हमारा अटैकर को नहीं पता चले। तो उसमें क्या लिखता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि हमें की को किस तरीके से एक्सचेंज करना है। दैट इज ऑल अबाउट की मैनेजमेंट। आई होप आपको क्लियर होगा। और यहाँ मैंने एक बार हमसे जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन ये आया था कि एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड को आपको एक्सप्लेन करना है, यानी ईएसपी को। तो वही जो क्वेश्चन था मैंने उसको ही थोड़ा यहाँ एक बार दोबारा से लिख दिया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि यहाँ हम किस तरीके से इसमें वर्किंग करते हैं। तो दोनों प्रोटोकॉल आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो आया था 21-22 में, वो हमारा क्या आया था, वो हमारा पूछा गया था कि एक्सप्लेन सीक्वेंस स्टेप्स यूज इन SSL हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल फॉर इस्टेब्लिश न्यू सेशन ड्रॉइड्स डायग्राम। आपको ये बताना था कि हैंडशेकिंग जो प्रोटोकॉल होता है इसमें कौन कौन से हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं कोई भी न्यू सेशन बनाने के लिए। तो वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर हमारा होता क्या है। अब सिक्योर सॉकेट लेयर हमारा क्या होता है, एक सेंडर है एक रिसीवर है। आप सेंडर से रिसीवर हमारे डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो, उन डेटा पैकेट्स को आप किस तरीके से सिक्योर करेंगे वो हमारा बताता है SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उस कम्युनिकेशन को किस तरीके से आप सिक्योर करेंगे ताकि हमारा अटैकर अटैक नहीं कर पाए, तो वो हमें कौन बताता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सिक्योर सॉकेट लेयर होता क्या है। सिक्योर सॉकेट लेयर इज एन इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दैट इनक्रिप्ट डेटा टू कीप इट सेफ। यानी ये हमें क्या करता है, जो भी हमारे इनक्रिप्टेड डेटा होता है उसको क्या कराता है, सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। कौन, हमारा SSL। इट वॉज क्रिएटेड बाय नेटस्केप इन 1995 टू एंश्योर प्राइवेसी, ऑथेंटिकेशन एंड डेटा इंटीग्रिटी। ये हमारा कब क्रिएट किया था, किसने क्रिएट किया था, नेटस्केप ने क्रिएट किया था इन 1995 में। और ये क्या एंश्योर करता है कि जो भी हमारा डेटा पैकेट्स ओवर द नेटवर्क, ओवर द इंटरनेट आप जो ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, वो तीनों चीज अच्छे से वर्क कर रही होंगी। यानी जो आपके डेटा पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं उन वो तीनों चीज उसको प्रोवाइडेड होंगी। वही इसका मेन रोल। आप जब भी सिक्योरिटी के टर्म्स में बात करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड एक अवेलेबिलिटी, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। जहां आपको कुछ ना है आप ये चीज एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, अब ये है क्या, अब ये किस तरीके से बेसिकली हम देखेंगे कि किस तरह, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे।
तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले वो आता है हमारे एप्लीकेशन लेयर के पास। अब एप्लीकेशन लेयर से आप डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट लेयर के पास डेटा नहीं पहुंचा सकते। आपके बीच में क्या आता है, एसएसएल, जो हमारे डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट लेयर के पास भेजता है। तो ये होती है हमारी इसकी पोजीशन एसएसएल की। अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम समझेंगे। ब्लॉक डायग्राम कहते हैं, आप पेलोड डायग्राम कहते हैं। तो ये किस तरीके से इसमें वर्किंग होती है। इसमें आपको क्या क्या पता है, आपको HTTP पता है, TCP पता है, IP पता है, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। लेकिन आपको क्या नहीं पता, आपको हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल नहीं पता, चेन साइफर प्रोटोकॉल, अलर्ट प्रोटोकॉल, SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, आपको ये सब चीजें नहीं पता। अब हम ये देखेंगे कि ये होते क्या है। इनमें ये जो हमारे 4 प्रोटोकॉल्स हैं, इन सब में हमारे 2 मेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, हैंडशेक प्रोटोकॉल एंड SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। अब इन्हें क्यों इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है, कि ये हमारे इंपॉर्टेंट क्यों है। अब हमारा सबसे मेन पर्पस क्या होता है, CI यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराना अपने डेटा पैकेट्स को। तो हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल हमारा क्या करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराता है। वही हमारा SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल हमें क्या प्रोवाइड कराता है, कॉन्फिडेंशियलिटी एज वेल एज इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब इसलिए ये हमारे, हम कहते हैं कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। अब हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, क्योंकि जब भी आप सेंडर से रिसीवर आप कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे, डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करेंगे, तो सबसे पहले क्या इस्टेब्लिश होना चाहिए, कनेक्शन इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो वो कनेक्शन कौन इस्टेब्लिश करता है, हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल। हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। ठीक है, अब चेन साइफर प्रोटोकॉल हमारा क्या करता है, चेन साइफर प्रोटोकॉल हमारा क्या करता है, इसके अंदर सिंगल बिट होती है, सिंगल बिट होती है, और उस सिंगल बिट में हमारा 1 होता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, चेन साइफर प्रोटोकॉल। चेन साइफर प्रोटोकॉल कंसिस्ट ऑफ सिंगल मैसेज। चेन साइफर प्रोटोकॉल के अंदर क्या आता है, एक सिंगल मैसेज होता है, सिंगल बाइट लेंथ, जो इसकी लेंथ होती है वो 1 बाइट होती है, और उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो भी हमारी 1 होती है। उसको हम बोलते हैं चेन साइफर प्रोटोकॉल। और ये हमारे क्या करता है, ये हमारा जो भी हमारी पेंडिंग स्टेट में पड़ी होती है, स्टेट जो हमारी पेंडिंग होती है उन्हें करंट स्टेट में लाता है। कौन, चेन साइफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अलर्ट प्रोटोकॉल क्या है हमारा, अलर्ट प्रोटोकॉल सिंपली हमें अलर्ट प्रोवाइड करता है। लाइक अगर वो कोई भी देखेगा कि हमारा जो डेटा है उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई भी उसे प्रॉब्लम लग रही है, तो वो क्या करेगा, अलर्ट प्रोवाइड करेगा हमें, जिससे हम अवेयर हो जाएंगे कि हमारा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं अटैकर उसे फेच करने की कोशिश कर रहा है। SSL रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया क्या करता है, हमें कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये दैट्स ऑल अबाउट दिस डायग्राम। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल मैंने आपको क्या बताया, ये हमारे सेंडर रिसीवर के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। वही इसमें लिखा हुआ है, हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश सेशंस, ये कनेक्शंस, एक ही बात है। दिस प्रोटोकॉल अलाउ द क्लाइंट एंड सर्वर द ऑथेंटिकेशन ईच अदर बाय सेंडिंग अ मैसेज। यानी अगर आप ये हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल से आप क्या करते हैं, ऑथेंटिकेट कर पाते हैं अपने सेंडर और रिसीवर को, कि सेंडर रिसीवर को करता है कि मैं सही रिसीवर से बात कर रहा हूँ, और रिसीवर सेंडर को ऑथेंटिकेट करता है कि मैं सही सेंडर के साथ अपना डेटा शेयर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, बाय यूजिंग द हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, अब चेन साइफर प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया। चेन साइफर प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, एक सिंगल मैसेज होता है, सिंगल मैसेज होता है, और वो 1 बाइट, उसकी जो लेंथ होती है वो 1 बाइट होती है, और उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो भी हमारी 1 होती है। और क्या करता है, ये हमारा जो भी हमारी पेंडिंग स्टेट में होती है उसे करंट स्टेट में लाता है। दैट्स ऑल अबाउट चेन साइफर प्रोटोकॉल। अलर्ट प्रोटोकॉल तो बहुत ज्यादा सिंपल है। दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू कन्वे एसएसएल रिलेटेड अलर्ट टू द पीयर एंटिटी। यानी जब भी आप डेटा को शेयर कर रहे हैं तो वहां कोई भी अनऑथराइज यूजर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, और उसको लगता है तो वो क्या करता है, अलर्ट भेज देता है यूजर को, या सेंडर या रिसीवर को। ठीक है, एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल सिंपल है, इसमें ये लिखा हुआ है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिक कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। अब ये तो हमने पढ़ लिया एसएसएल के बारे में, लेकिन जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि एसएसएल के आपको क्या बताने, स्टेप्स बताने कि वो किस तरीके से हमारा जो स्टेप्स को फॉलो करता है। अब हम उसके स्टेप्स देखेंगे, स्टेप्स को फॉलो क्या करता है। अब इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, अब जो हमारा पूरा डेटा होता है, अब हमारा डेटा बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अगर आप सेंडर से रिसीवर एक बल्क डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, जो हमारा बल्क डेटा उसे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, यानी जिसमें हम बोलते हैं ना ब्लॉक्स, उसमें डिवाइड कर देता है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। फिर हर फ्रेगमेंट्स में हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा। अब ये हमारा एक फ्रेगमेंट है, यानी जो हमारा पूरा डेटा था उसमें से हमने एक फ्रेगमेंट ले लिया। एक फ्रेगमेंट क्या है हमारा, पी यानी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है, और ये हमारा हमेशा कितने बाइट का होता है,
2 की पावर 14 बाइट का होता है। उसके बाद जो हमारा ये प्लेन टेक्स्ट है उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस यानी उसकी बिट को रिड्यूस करते हैं, कंप्रेशन एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। अब ये जो कंप्रेशन है ये कौन सा होना चाहिए, लॉसलेस कंप्रेशन होना चाहिए। लॉसलेस कंप्रेशन यानी हमारे डेटा का कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके डेटा का लॉस हो गया तो आपकी इन्फॉर्मेशन ही बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आपका डेटा ही चेंज हो जाएगा, आप जो पहुंचाना चाह रहे हैं वो यूजर के पास कुछ और पहुंच जाएगा। तो यानी कंप्रेशन एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, और कंप्रेशन एल्गोरिथम हमेशा कैसे होनी चाहिए, लॉसलेस होनी चाहिए। फिर कंप्रेशन एल्गोरिथम के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंप्रेशन एल्गोरिथम के साथ MAC यानी मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड को कंबाइन करता है। कंप्रेशन के बाद उसका मैसेज ऑथेंटिकेशन को फाइंड करता है। उसके बाद जब उसने फाइंड कर लिया तो दोनों को कंबाइन करता है और इनक्रिप्ट करता है। ये हमारा होता है नेक्स्ट स्टेप। कंप्रेस डेटा प्लस MAC उन दोनों को कंबाइन करके इंक्रिप्शन करता है। इंक्रिप्शन के साथ फिर हमारा क्या होता है, ये हमारा इंक्रिप्शन के साथ हमारा जो रिकॉर्ड हेडर होता है उसको क्या कर देता है, इसके साथ अटैच कर देता है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये है इसके सेवरल स्टेप जो ये फॉलो करता है कौन, हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल। अब सबसे पहले जब हमारा डेटा आता है तो सबसे पहले डेटा ऑथेंटिकेट होता है। ऑथेंटिकेशन होने के बाद हमारा जब डेटा जाता है नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारे डेटा के साथ जो भी हमारा हेडर होता है उसको कंबाइन कर दिया जाता है। इसलिए कंबाइन कर दिया जाता है ताकि हमारा जो अटैकर है वो समझ ही ना पाए कि हमारा डेटा किस फॉर्मेट में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हेडर और डेटा को सेपरेट करना, ताकि हम अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर पाए और डेटा हमारे रिसीवर के पास सही पहुंच पाए, रिसीवर समझ पाए। तो ये हमारे होते हैं स्टेप्स। इसी वही उन्हीं स्टेप्स को यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले फ्रेगमेंट, कंप्रेशन, फिर कंप्रेशन प्लस MAC, फिर इनक्रिप्ट, फिर रिकॉर्ड हेडर। यहाँ आप देख रहे हो कि रिकॉर्ड हेडर जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि वो अपने डेटा के साथ हेडर को अपने हेडर को अटैच कर देता है, और फिर हम उस हेडर को नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। तो ये हमारे होते हैं हैंड चेकिंग प्रोटोकॉल के स्टेप्स। अब वही इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है कंटेंट टाइप, मेजर वर्जन और माइनर वर्जन, कंप्रेशन, ये सब इसके जो प्लेन टेक्स्ट MAC, ये सब ये है इसका ब्लॉक डायग्राम। ये मैंने आपको बताया इसकी स्टेप बाय स्टेप जो इसके अंदर की वर्किंग होती है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि यहाँ जो वर्किंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, जो कि हमारे क्वेश्चन नेगेटिव 2022-23 में पूछा गया था 10 नंबर में। अभी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है क्या, अब बहुत ज़्यादा आप इस टाइम आप देखेंगे तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं, हर चीज़ हम चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन प्रोवाइडेड हो जाए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अमेजोन पे आपने कोई भी चीज़ परचेज करी है, आपने ऑर्डर किया है, तो वहाँ आपको पेमेंट का आता है कि आप COD कर सकते हैं या प्रीपेड कर सकते हैं। तो प्रीपेड के लिए अगर आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे, आप कहाँ से पेमेंट करना चाहते हैं, फ़ोन पे से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, पेटीएम से या अदर से। ठीक है, काफ़ी सारे आते हैं। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड से करना है, अब आपने क्रेडिट कार्ड पर क्लिक किया, अब वो क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल्स मांगेगा, आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर, आपको CCV एक नंबर होता है क्रेडिट कार्ड का वो मांगेगा, क्रेडिट कार्ड होल्डर का नेम मांगेगा, उसके बाद OTP मांगेगा। यानी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेगा ये। आपकी क्या लेगा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लेगा प्लस आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी लेगा। अब ऐसा हो सकता है कि हम वो इन्फॉर्मेशन वहाँ लिख रहे हैं, वहाँ हम उनको इन्फॉर्मेशन अपनी दे रहे हैं, अमेजोन वालों को, फ्लिपकार्ट वालों को, मिंत्रा वालों को। तो हम ये किस तरीके से इंश्योर करें कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी सिक्योर है, वो कोई भी थर्ड यूजर कभी भी उसको एक्सेस नहीं करेगा या वो हमारे डेटा लीक नहीं होगा। तो वहाँ हमारा कॉन्सेप्ट आता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। यानी तब भी आप ऑनलाइन मोड में कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम उसको किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर होगा कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है क्या। अब हम इसमें पढ़ेंगे, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इज अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल designed to ensure the security and integrity of electronic transaction conducting using credit card। वही मैंने आपको बताया सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन क्या है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो डिजाइन किया गया है हमारे जो भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड से हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हमारा जो डेटा है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी हमें प्रोवाइडेड हो, वो कौन करता है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि ये होता क्या है। नेक्स्ट, The SAT protocol was supported in development by major organization like Visa, Mastercards and etc। ये प्रोटोकॉल्स हमारे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं डेवलप करने के लिए कि जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर हम ट्रस्ट कर सकें। लाइक हम कभी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या हमारे मास्टर्स कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें क्या करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं कि हम ऑनलाइन मोड में वर्किंग कर सकते हैं।
अब इसमें एक डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू आप समझेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ वर्किंग होती है। यहाँ कस्टमर होता है, फिर कस्टमर का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, इसी तरीके से मर्चेंट का होता है। अब कस्टमर कौन है? कस्टमर हम है। मर्चेंट कौन है? मर्चेंट वो है जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। मर्चेंट एंड प्रोडक्ट जो सेल कर मर्चेंट कौन है? जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। कस्टमर क्या है? जो खरीद रहा है। तो कस्टमर और मर्चेंट के बीच में जब भी आप कोई भी कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, आपको कुछ भी परचेज करना है, तो उसके बीच में हमारा क्या होता है? एक पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे हमारा काफी, कोई भी जैसे मैंने आपको बताया क्रेडिट कार्ड, फोन पे, पेमेंट, ये सब हमारे पेमेंट गेटवे होते हैं जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। तो हम उसमें देखेंगे हमें किसका यूज करना है, फिर हम पेमेंट करेंगे। उसके बाद हमारा कस्टमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी जो भी हमने डेटा दिया है वो हमारा मर्चेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पहुंचेगा। फिर वो चेक करेगा कि जो भी आपने डिटेल्स डाली है वो सही डिटेल्स हैं या नहीं है। फिर मर्चेंट उससे अपने मर्चेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करेगा कि जो भी इन्होंने डिटेल्स डाली हैं वो अगर हमारी करेक्ट है तो पेमेंट आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, अदरवाइज आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारा सब काम कौन करता है? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। अब सबसे बड़ी बात है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें इसकी जरूरत क्यों है? इट हैज टू प्रोवाइड म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन। ये हमें म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी कस्टमर और मर्चेंट दोनों म्यूचुअली ऑथेंटिकेट कर पाते हैं कि ये हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं यहाँ पेमेंट। इट हेल्प्स टू कीप पेमेंट इन्फॉर्मेशन, इट हेल्प्स टू कीप सेफ पेमेंट इन्फॉर्मेशन। जो भी आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जैसे मैंने आपको क्रेडिट कार्ड के एग्जाम्पल दिया, तो वो उनको क्या करता है? सारी इन्फॉर्मेशन को सेफ रखता है ताकि हमारा अनऑथराइज यूजर उसको एक्सेस ना कर पाए। नेक्स्ट क्या है? इट हैज टू रेजिस्ट अगेंस्ट मैसेज मॉडिफिकेशन। नो चेंज शुड बी अलाउ इन द कंटेंट बिटवीन ट्रांसमिटेड। यानी जब भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या कोई भी मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमारा सेट, यानी ये हमें ये प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी मैसेज को, किसी भी डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर आपने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाला तो कोई भी उसे मॉडिफाई कर सकता है। अगर हम सेट का यूज ना करें तो हम ये प्रोवाइड करता है कि मॉडिफिकेशन नहीं कर पाए कोई भी। ठीक है, ये होती है हमारी रिक्वायरमेंट। सर्विसेज क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? कि जो भी यूजर का डेटा है सिर्फ वो ही, उसको ही पता हो, कोई भी थर्ड पर्सन यूजर का डेटा एक्सेस नहीं कर पाए। इंटीग्रिटी, डेटा शुड बी नॉट बी अल्टर्ड, यानी कोई भी डेटा को मॉडिफाई नहीं कर पाए। थर्ड है कार्ड होल्डर ऑथेंटिकेशन। कार्ड होल्डर ऑथेंटिकेशन यानी अगर मैं पेमेंट कर रही हूँ तो मुझे ऑथेंटिकेट करना पड़े, यानी मर्चेंट जो है वो मुझे ऑथेंटिकेट करे कि मैं जो यूजर हूँ वो ऑथराइज यूजर हूँ या नहीं हूँ। नेक्स्ट है हमारा मर्चेंट ऑथेंटिकेशन, की जहां से हम सेल परचेज कर रहे हैं तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए ये हमें ये होती है हमारी 4 सर्विसेज जो हमें सेट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेट पार्टिसिपेंट्स, की इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, यानी सेट के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहला होता है कार्ड होल्डर। कार्ड होल्डर यानी जो जिसका क्रेडिट कार्ड है, यानी मैं अगर शॉपिंग कर रही हूँ तो कार्ड होल्डर कौन हूँ? मैं। मर्चेंट कौन है? जो हमें सेल कर रहा है, हु सेल्स द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड मर्चेंट। ईश्वर, ईश्वर क्या है? यानी आप क्रेडिट कार्ड जब यूज करें तो आप कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं? आप एक्सिस बैंक का यूज कर रहे हैं, एसबीआई का यूज कर रहे हैं, आप आईसीआईसीआई का यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा बताता है ईश्वर। ठीक है। एक्वायर क्या होता है? एक्वायर हमारा क्या होता है? मर्चेंट जो है डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, उसके बीच में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिससे वो ये आइडेंटिफाई करता है कि जो भी आपने क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स डाली वो आपकी सही है या नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये सब होता क्या है। अब इसमें आप और भी अपने आप से एड ऑन कर सकते हैं अगर आपको ये समझ आ गया है तो। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा 82 2022 से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड फायरवॉल्स। आपको ये दोनों एक्सप्लेन करने थे, 10 नंबर में आया था। तो बेसिकली आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम से पढ़ने से पहले हम ये आपको डायग्राम समझाना चाहूंगी। सबसे पहला होता है हमारा इंट्रूडर। इंट्रूडर क्या होता है? जो भी हमारा अनऑथराइज यूजर, जो भी क्रिमिनल हम बोल सकते हैं, जो कि क्रिमिनल यानी जो भी थर्ड पर्सन होता है जो हमारे डेटा को फैच करना चाहता है, जो भी डेटा को हमारे लाइक मॉडिफाई करना चाहता है, वो कौन होता है? हमारा इंट्रूडर। ठीक है। इंट्रूजन क्या होता है? जो वो कर रहा है, यानी जो वो डेटा के हमारे साथ मॉडिफिकेशन कर रहा है, एबनॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंट्रूजन। अब ये सब तो वो कर रहा है, अब उनको डिटेक्ट कौन करेगा? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है। ये सब चीजें जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है उनको कौन डिटेक्ट करेगा? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आईडीएस है क्या? एन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इज अ सिक्योरिटी टूल दैट मॉनिटर अ कंप्यूटर नेटवर्क। ये क्या करता है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हमारा एक सिक्योरिटी टूल है जो हमारे कंटिन्यूसली क्या करता रहता है? जो हमारे नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क को मॉनिटर करता रहता है। जब भी उसे ऐसा लगता है कि कोई भी अनऑथराइज यूजर
हमारे डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है या हमारे नेटवर्क को हार्म पहुंचाना चाह रहा है, कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज वो देखता है तो क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है। अब मैंने आपको बताया ना, इंट्रूडर क्या है, जो कर रहा है, जो क्रिमिनल कर रहा है, जो ऐसे काम कर रहा है, उसको कौन डिटेक्ट करता है? आईडीएस। वही लिखा हुआ है, इट हेल्प्स टू डिटेक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड एबनॉर्मल एक्टिविटीज। An intrusion detection system maintain network traffic, look for the unusual activity and send alert when it occurs. जब बहुत ज़्यादा आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो काफ़ी बार वो वर्क नहीं करती, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है, एक साथ इतने ज़्यादा यूज़र आ जाते हैं कि वो नहीं हो पाता। तो जब भी ऐसा होता है कि हमारा बहुत नेटवर्क है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो हाँ, कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़र आएंगे तो हमारा जो अटैकर है उसे पता चल जाएगा और वो बहुत इजीली अटैक कर पाएगा। तो उस चीज़ को भी हमारा कौन करता है? डिटेक्ट। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की हेल्प से वो हमें अलर्ट भेज देता है कि कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो आप जाकर उसको देख लो कि क्या हो रही है। तो ये सब काम होता है इंट्रूजन डिटेक्शन या इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का। अब ये हमारे इंट्रूडर्स जो होते हैं, जो हमने बताया इंट्रूडर्स हमारे आउटसाइडर भी होते हैं और इनसाइडर भी होते हैं। आउटसाइडर क्या होते हैं? जिनको आप नहीं जानते। अगर आप एक इंस्टीट्यूशन या एक बिजनेस के अंदर वर्क कर रहे हैं, अगर वो आपके बिजनेस से बाहर के लोग हैं जो आपका क्रिमिनल करना चाहते हैं, यानी जो ऐसा काम करना चाहते हैं, आपके नेटवर्क को प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, आपके डेटा को फैच करना चाहते हैं, अगर वो बाहर के हैं तो हम उनको बोलेंगे आउटसाइडर इंट्रूडर। इनसाइडर एक होता है आउटसाइडर, एक होता है इनसाइड इंट्रूडर। इनसाइड इंट्रूडर कौन होता है? जो आपके इंस्टीट्यूशन या आपके बिजनेस के ही मेंबर्स होते हैं। अगर हम 5 लोग हैं एक साथ, तो अगर उन 5 में से कोई ऐसा काम करता है तो वो होगा हमारा इनसाइडर। अगर उन 5 से बाहर का कोई पर्सन बात करता है, ऐसा कुछ काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं इनसाइडर इंट्रूडर। आई होप आपको क्लियर होगा कि आईडीएस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये काफी ईजी है और ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट होता है फायरवॉल्स। अब फायरवॉल्स क्या होते हैं? फायरवॉल्स एक इस तरीके से वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मॉल के अंदर जा रहे हैं तो मॉल के अगर आप गेट पे जाएंगे तो वहां आपकी चेकिंग करता है कि आपके पास कुछ ऐसी चीज तो नहीं है, हार्मफुल चीज तो नहीं है कि आप मॉल के अंदर कुछ अनऑथराइज एक्सेस कर सकें या आप कुछ भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज कर सकें। अगर आप कुछ ऐसा नहीं है आपके पास तो आपको वो अंदर जाने देगा, अदरवाइज वो आपको वहीं से रोक देगा और बाहर कर देगा कि आप मॉल के अंदर नहीं जा सकती। या अगर हम बात करें, अगर आप एयरपोर्ट्स पे देखते हैं तो एयरपोर्ट्स में जाने से पहले आपकी पूरी प्रॉपर चेकिंग होती है। आपके जो बैग होते हैं, लगेज होते हैं, वो प्रॉपर एक जाते हैं सिक्योरिटी से कि वो चेक करते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जिससे हमें हार्म पहुंच सके। अगर नहीं होती तो वो ठीक है, आप जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते, यानी रेगुलर मॉनिटरिंग। इसी तरीके से हमारा फायरवॉल वर्क करता है। फायरवॉल क्या वर्क करता है? फायरवॉल मॉनिटर करता है कि आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को, उसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, उसको वो प्री डिफाइंड रूल को यूज करके वो टाइम टू टाइम मॉनिटर करता रहता है। टाइम टू टाइम क्या, रेगुलरली मॉनिटर करता रहता है कि कोई ऐसा यूजर या कोई इनकमिंग या आउटकमिंग ऐसा कोई हमारे पास अटैकर तो नहीं आ पा रहा जो ऐसा हमारे यानी हमारे नेटवर्क को हार्म पहुंचा पाए। दैट इज ऑल अबाउट फायरवॉल्स। वही इसमें लिखा हुआ है, फायरवॉल्स मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल। फायरवॉल्स क्या करता है? हमारे नेटवर्क को मॉनिटर करता रहता है और कंट्रोल करता है कि हमारे इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को, और उसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं जिनका वो यूज करता है। इट एक्ट लाइक अ बैरियर। वो क्या करता है? एक बैरियर की तरह रहता है, यानी बीच में रहता है कि जो हमारा अटैकर होता है और जो हमारा नेटवर्क होता है उसके बीच में एक बैरियर का काम करता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया। नेक्स्ट क्या होता है? होस्ट बेस एंड नेटवर्क बेस। ये हमारे दो होते हैं, एक होस्ट बेस होता है, एक हमारा नेटवर्क बेस्ड होता है। इट कैन बी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। ये जो हमारे फायरवॉल्स होते हैं वो हार्डवेयर भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है फायरवॉल्स। ठीक है, ये हमारी एक नेटवर्क डिवाइस है जो हमारे नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब इसमें यही लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल नेटवर्क एंड इंटरनल नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वो आपको उससे पहले ऑथेंटिकेट करता है, यानी कुछ पोर्ट नंबर होगा, अगर आप उसी पोर्ट नंबर से एंटर करेंगे तो ठीक है, अगर आप कोई और से कर रहे हैं तो आपको वो एक्सेस नहीं देगा कि आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से वर्क करता है इंटरनल नेटवर्क एज वेल एज एक्सटर्नल नेटवर्क। एक्सटर्नल एंड इंटरनल के बीच में हमारा क्या होता है? फायरवॉल होता है, जिसको हम बोलते हैं ये ब्रिज की तरह एक्ट करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि फायरवॉल्स है क्या। अब अगर आपको एग्जाम्पल याद रहेगा तो आप इसके अंदर काफी कुछ लिख सकते हैं। अब इसके टाइप क्या होते हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ फायरवॉल्स: पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स, एप्लीकेशन लेवल गेटवे, सर्किट लेवल गेटवे।
ये हमारे क्या होते हैं, फायरवॉल्स की 3 टाइप्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि आईडीएस क्या होता है, फायरवॉल्स हमारा क्या होता है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज वायरस। वायरस तो बहुत मतलब बहुत कॉमन है, आपको पता ही होगा। तो वायरस क्या होता है, वायरस स्टैंड फॉर वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर रिसाइज। ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। अभी क्या होता है, अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम और अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क। आपकी कंप्यूटर की जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी है, अगर उसमें कोई भी सडन चेंज आ जाता है या सडन आपको ऐसा हो जाता है कि आप डिस्टर्ब हो जाता है, आप कोई भी वर्क नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या, उसके अंदर क्या आ गया, कुछ वायरसेस आ गए हैं। जैसे काफी बार होता है कि वायरस आ जाता है हमारे कंप्यूटर में कि हमारी नॉर्मल फंक्शनैलिटी को वो क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। जो हमारी नॉर्मल फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब करे उसको हम वायरस बोलते हैं। वायरस इज अ सॉफ्टवेयर पीस of code written to change the way of a computer operator and spread from one computer to another। वायरस क्या है, एक तरीके से आप सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं या पीस ऑफ कोड समझ सकते हैं जो कंप्यूटर के अंदर आ जाता है और वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी स्प्रेड हो सकता है या हो जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा वायरस। वहीं अगर हम बात करें थ्रेट्स, तो थ्रेट्स क्या होता है, अ थ्रेट इज अ इलीगल activity that can damage information system such as loss of information, data corruptions। थ्रेट्स क्या होता है, एक इलीगल एक्टिविटी है। इलीगल एक्टिविटी यानी कोई भी अगर आपका डेटा लाइक आप कहीं पे भी लॉग इन कर रहे हैं, आप वहाँ अपनी सारी डिटेल्स दे रहे हैं, वो आपकी डिटेल्स कहीं थर्ड पर्सन यूज कर ले, तो दैट इज कॉल्ड इलीगल एक्टिविटी। यानी आपके बिना पूछे आप पे कोई डेटा यूज कर रहा है, आपके बिना पूछे आपका डेटा कोई कहीं पे मॉडिफाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलीगल एक्टिविटी दैट कैन डैमेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो इलीगल एक्टिविटी जो हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डैमेज कर सकती है या हमारी इंफॉर्मेशन को लॉस कर सकती है या डेटा को करप्ट कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड। डेटा क्रैश हो जाना, डेटा इंटरप्रिटेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, ये सब किसके अंदर आते हैं, थ्रेड्स के अंदर आते हैं। अब थ्रेड्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक्सीडेंटल एंड इंटेंशनल थ्रेड्स। ठीक है, ये हमारे दो टाइप के होते हैं। और आई होप आपको क्लियर होगा कि वायरसेस एंड थ्रेड्स हमारे क्या होते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक्स है, ये आपको नॉर्मली पता भी होंगे, तो इसलिए मैंने बस इन्हें शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ ये हमारे यूनिट 5 कंप्लीट होते हैं। यहाँ हमने यूनिट 5 के कंप्लीट टॉपिक्स को कवर किया है विथ 3 ईयर पीवाई की इस क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक गिवन होगा, आप वहां से जाके हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।